हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम कर रहे थे एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। कुछ कारणों की वजह से हमारी सीरीज में बीच में हॉल्ट आ गया था। अब हम उसे दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी क्लास 6 टू क्लास 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10 का एक चैप्टर रिमेनिंग है जो आज हम डिस्कस कर लेंगे, और इसके साथ हमारी क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हैं। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही एग्जाम में आपको ये एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि प्रीलिम के क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं के कंसेप्ट से डिराइव होते हैं। साथ ही मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसमें भी आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ये जो एनसीईआरटीज है, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलती है, आपको जो है एक बेस आपका क्लियर हो जाता है। सो एनसीईआरटीज को करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। क्लास 10th के इंडेक्स की तरफ अगर हम देखें, उसका कंटेंट की बात करें तो पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका आउटकम क्या हुआ। क्या जैसा हम चाहते थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें रिजल्ट दे, क्या उसने वैसा रिजल्ट हमें दिया है, या इसका उल्टा ही हुआ है? क्या वो इक्वालिटी लाने में, लोगों को जो उनके अंदर इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, उसे खत्म करने में क्या हेल्पफुल हुई है? किस तरह से इसने सोसाइटी को चेंज करने में हेल्प किया है, उसका क्या रिजल्ट रहा है, वही इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो चैप्टर इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में हमने इसी चीज को कंपेयर करना है कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, what was expected from a form of government that is democracy, and what is the actual outcome। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट किया गया था और क्या एक्चुअल आउटकम आया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की क्वालिटी रही है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसकी क्वालिटी किस तरह से रहती है, इनइक्वालिटी को वो किस तरह से कम कर पाता है, सोशल इक्वालिटी को किस तरह से एंश्योर कर पाता है, इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है, हमने देखा कि मैक्सिमम जो वर्ल्ड है, वहां पे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो या तो वन फॉर्म या अनदर फॉर्म में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही एक तरह से फॉलो करती है। ठीक है, और जहां पे भी ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट पाई जाती है, सिंगल पर्सन का रूल जो है पाया जाता है, वहां अक्सर ये कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ उसके फीचर्स हैं। सबसे पहला तो ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति के पास इक्वल हक होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को, अपने नेता को चुनने का। तो लोगों के पास इक्वालिटी होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर दैट मैटर। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। डिसीजन मेकिंग की बात करें कि अगर नेताओं ने कोई डिसीजन ले लिया है कुछ, ये हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करें कि किस तरह से वो बेटर है। ठीक है, आउटकम क्या हुआ वो आगे हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से वो बेटर है? पहला तो कि सबके पास राइट है, इक्वल राइट्स है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, सबके पास हक है। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो लीडर्स जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है। किस तरह से? कि अगर भाई उन्होंने गलत डिसीजन लिया तो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें हरा दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। जैसा हम अक्सर देखते आए हैं, अपने देश की ही बात करें, एक गवर्नमेंट जो है दूसरी गवर्नमेंट को रिप्लेस कर लेता है जब वो लोगों की एस्पिरेशंस के हिसाब से, या उनकी भावनाएं जो चाहते हैं, नीड्स हैं, उनके हिसाब से काम नहीं करते। ठीक है, साथ ही इट ऑल्सो प्रोवाइड रूम फॉर करेक्शन, रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे अभी रिसेंट पास में आप सबने न्यूज में देखा होगा कि फार्मर लॉज लाए गए थे। ठीक है, फार्मर्स को वो लॉज अपने लिए सही नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने एजिटेशन किया, प्रोटेस्ट किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट ने वो लॉज विड्रॉ कर लिए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ
डेमोक्रेटिक कंट्री कि अगर वहां पे कुछ मिस्टेक होती है तो वहां रूम है उसे करेक्ट करने का, लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और जो लीडर्स हैं, क्योंकि वो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं ने उनको चुना है और उनकी नीड्स का ध्यान रखना उनकी जिम्मेवारी है, तो वहां पे वो अपनी मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, जो भी गलत डिसीजन लिए उन्हें सही कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द आप एक तरह से कहें जो बेटर फीचर्स हैं जो एक डेमोक्रेसी को बेटर बनाते हैं फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन अब बात ये उठती है कि क्या ऑल्दो वर्ल्ड में जब कहा जाए तो मोनार्की से, जहां पे सिंगल पर्सन का रूल होता है या अथॉरिटेरियन रूल होता है या ऑटोक्रेटिक रूल होता है, वहां पे डेमोक्रेसी बेटर है, डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन, बट क्या वो अपने जो उसके मकसद हैं उन्हें रियलाइज कर पाई है? क्या वो अपने टारगेट्स को अचीव कर पाई है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसका क्या मकसद होता है प्रोवाइड करना, तो सबसे पहला होता है अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अकाउंटेबल क्या हो गया कि जो काम आप कर रहे हैं, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है या लीडर्स ले रहे हैं, वो उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। और रिस्पॉन्सिव कि जिस तरह से जनता जो है, अगर उन्हें वो डिसीजन सही नहीं लगते या वो उसके खिलाफ है या उसके कह रहे हैं कि उस डिसीजन को चेंज किया जाए, तो गवर्नमेंट उनके हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करती है। ऐसा नहीं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, इसे बदला जाए या इसमें ये फेरबदल लाया जाए या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जाए, और गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही, उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उन्हें जेल में बंद कर रही है। सो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। ऐसा होता है कि कभी कभार आप लीडर्स को चुन लेते हैं, जैसा आप रिसेंटली न्यूज में देख भी रहे होंगे, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पे लोग चुनते हैं, ठीक है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा। वहां की प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, ठीक है, कोटा लाया गया था कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसके अगेंस्ट थे बच्चे, उसके लिए वो स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए जो है एक तरह से वायलेंस का यूज किया गया था, बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, ठीक है, जिसपे बहुत सारे जख्मी भी हुए, और इस वजह से वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें वहां से जाना भी पड़ा। ठीक है, तो अभी वहां की जो बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। ऑल्दो इंटीरियम गवर्नमेंट वहां बैठ गई है, लेकिन स्टिल, अब आप कहेंगे वो तो है एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, स्टिल वहां ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जब आप रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे तो किस हिसाब से डेमोक्रेसी कहलाएंगे? डेमोक्रेसी में सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया और काम खत्म, नहीं, अब रिप्रेजेंटेटिव चुना है, वो अकाउंटेबल भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, जो काम वो कर रहा है उसकी वो जिम्मेदारी भी ले, और साथ ही जब लोग कह रहे हैं कुछ चेंजेस लाने के लिए या कुछ लॉज है जिसके वो अगेंस्ट है, उसे चेंज करने के लिए उनकी बातों को सुने भी। ठीक है, साथ ही एक चीज को और ध्यान रखना होगा कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अक्सर जब भी वर्ल्ड में ये सवाल उठता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या अच्छी है, तो हाँ, इन सब मुद्दों की वजह से वो बाकी तरह की गवर्नमेंट से तो सही है, लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या चाहते हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक इंसान की जो है नीड जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो किसी तरह का मैजिक बैंड नहीं है, कोई जादुई व्यवस्था नहीं है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को एस्टैब्लिश कर देंगे और देश एकदम से डेवलप्ड हो जाएगा, वहां सब इक्वल हो जाएंगे, नहीं। डेमोक्रेसी सिर्फ एक कंडीशन प्रिपेयर करती है, उस कंडीशन को यूटिलाइज करना सिटीजन्स ने होता है। हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं, यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर एक को वोट का अधिकार है। अब अगर वोट के दिन इंसान वोट देने ही ना जाए, वो कहे कि भाई सब लीडर्स जो हैं वो करप्ट ही हैं, मेरे वोट का क्या फायदा होगा, तो किस तरह से डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फायदा होगा? अगर कुछ लॉज आ रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें गवर्नमेंट गलत है, अगर आप आवाज ही नहीं उठाएंगे, आप कहेंगे इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तो किस तरह से डेमोक्रेसी सही होगी? तो डेमोक्रेसी ने सिर्फ एक सिचुएशन सेटअप करती है, एक कंडीशन बनाती है जहां सिटीजन अपनी बात रख सके, ठीक है, सिटीजन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सके, गवर्नमेंट को जो है रिस्पॉन्सिबल कर सके, गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सके, लेकिन उन सब कंडीशन का इस्तेमाल करके देश को आगे करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स ओनली।
ठीक है, तभी कहते हैं ना कि जब वोट हो तो सबको अपना वोट देने का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वही तो फाइनल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे और वही फिर फ्यूचर डिसाइड करेगा किसी भी देश का। ठीक है, सो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मैंने आपको बताया क्या होता है, कि जिम्मेवारी लेना, कि जो काम आप कर रहे हैं, जो लॉज आप बना रहे हैं, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी भी ले। ठीक है ना, कि अगर सपोज कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या कुछ हेल्थ की फैसिलिटी लाई जा रही है, अगर वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हुई है या उससे फायदा जो है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो उसकी जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट ले। रिस्पॉन्सिव, कि जब लोग बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम में ये चीज सही नहीं है, इसे बदला जाए, उस बात को सुना जाए। रिस्पॉन्सिव हो गवर्नमेंट, लोगों की नीड से, उनकी आवाजों को सुने और इस हिसाब से काम करे। लेजिटिमेट हो, कि जो वो काम कर रही है, जो लॉज वो बना रही है, जो स्कीम वो लेके आ रही है, वो रूल्स के हिसाब से हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो सेट ऑफ रूल है, जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है, संविधान है। मैक्सिमम गवर्नमेंट्स, मैक्सिमम देश की वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहां पे रिटन रूल्स होते हैं, रिटन होंगे या अनरिटन होंगे, बट देयर आर रूल्स जो गवर्नमेंट फॉलो करती है और इस हिसाब से काम करती है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो रूल्स के हिसाब से कानून बनाती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कोटाज ला दिए या कोई भी स्कीम ला दी, उनको कुछ बेसिक फीचर्स पे काम करना पड़ता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स वहां पर है, तो आप उनको वायलेट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कम्युनिटी को बेनिफिट दे रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी को आप बिल्कुल डिग्रेड कर दें। ठीक है, तो दैट नीड टू बी लेजिटिमेट। तो दीज 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स आर फॉर द डेमोक्रेटिक सेटअप। ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लोगों डेमोक्रेसी में लोगों को हक है उनके रूलर्स चुनने का, बट उन रूलर्स को इन टर्न क्या होना चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम इज ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो गया, कि पहला वो अकाउंटेबल हो, ठीक है, दूसरा वो रिस्पॉन्सिव हो, और तीसरा वो लेजिटिमेट भी हो। इनका क्या मतलब हो गया वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। फिर हम पूछते हैं कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्री एफिशिएंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, एफिशिएंट आप देखिए, ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मोनार्की की बात करते हैं, अथॉरिटेरियन रूल की बात करते हैं, जहां पे एक लीडर है, उसे किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं है। उसे कोई डिसीजन लेना है तो उसे ये नहीं देखने की जरूरत कि ओपोजिशन उसकी सपोर्ट में है कि नहीं, या उसके जो मिनिस्टर्स हैं उसकी सपोर्ट में है कि नहीं, या जनता उसकी सपोर्ट में है कि नहीं, क्योंकि वो तो मोनार्की है। आप नॉर्थ कोरिया की बात कीजिए, नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है उसे क्या जरूरत है किसी से पूछने की, उसके मन में जो आता है वो वैसे रूल्स बनाता है, वैसा काम करता है। तो आज अगर उसे अभी कोई डिसीजन लेना है, वो इमीडिएट डिसीजन लेगा। तो जो भी इंपैक्ट होता है, जो भी रूल्स बनते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, वो बहुत जल्दी बनते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जबकि आप डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें, हमारे देश की बात करें, कोई भी कानून बनाना है, उस कानून का पहले ब्लूप्रिंट तैयार होगा, डिस्कशन होगी, लोगों के सामने उसे रखा जाएगा, फिर जरूरी है कि मिनिस्टर्स उसकी सपोर्ट में हो, जनता उसकी सपोर्ट में हो। अगर अपने ही मिनिस्टर उसकी सपोर्ट में नहीं है तो वो बिल पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए भाई बिल को पास होने के लिए, लॉ बनाने के लिए चाहिए ना मेजॉरिटी। उसमें रूलिंग पार्टी भी होती है, ऑपोजिशन भी होती है, ठीक है, सभी पार्टीज का चाहिए। तो ये हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग, एक कानून को बनाने में टाइम लग जाता है। आप किसी भी कानून का एग्जांपल ले लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बनाना था, विमेन्स की सिक्योरिटी के लिए बनाना था, या कोई और कानून, उसे टाइम लग जाता है, क्योंकि भाई सपोर्ट चाहिए, सबकी रजामंदी चाहिए। तो एफिशिएंट तो कम है, टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट साथ ही एक और इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि मोनार्की में ऑल्दो टाइम नहीं लगता रूल्स बनाने में, लॉज बनाने में, लेकिन जब वो लॉज बन जाते हैं, क्या जनता उस लॉज के साथ होती है, क्या वो जनता के बेनिफिट के लिए होते हैं, क्योंकि जनता से तो पूछा ही नहीं जाता, जनता को तो इनपुट होता ही नहीं है। बट वही हम डेमोक्रेटिक की बात करें, ऑल्दो वहां टाइम लग रहा है, बट रजामंदी सबकी है, सहमति सबकी है, तो जो आउटकम आएगा, जो जनता होगी, जो सिटीजन्स होंगे, उनके फेवर में होगा, और सिटीजन उनको फॉलो भी करेगी और साथ भी देगी। तो जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो टाइम ऑल द डेमोक्रेटिक सेटअप में रूल्स को, लॉज को ज्यादा लगता है, बट आउटकम इज वे बेटर देन अ मोनार्कियल और अथॉरिटेरियन रूल। ठीक है, सही है। सो जो अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इट इज फार बेटर देन, टाइम कंज्यूमिंग के मैटर में वो कह सकते हैं, बट लेटर ऑन आउटकम के मैटर में जो
डेमोक्रेसी है वो फार बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि लेजिटिमेट का, जो मैंने आपसे बात की कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो भी प्रोसीजर ले डाउन किए गए हैं आप उसे चेक भी कर सकते हैं। आपके पास क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी है ना। डेमोक्रेसी में ही होता है। अथॉरिटेरियन में कहां मिल रहा है किसी को कि भाई आपको जानना है ये पर्टिकुलर लॉज क्यों बनाया गया, किस बेस पे बनाया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन के हिसाब से बनाया गया। बट डेमोक्रेसी में आपके पास है हक, आप देख सकते हैं कौन सा कानून, कौन सा फैसला किस बेस पे किया गया है, क्या वो पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के हिसाब से है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि नहीं। तो जो आउटकम एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द डेमोक्रेसी वो हो जाता है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। ठीक है, बट अब बात करें कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है जो हमने डेमोक्रेसी से डिमांड किया है, एक्सपेक्ट किया है, क्या वैसा ही डेमोक्रेसी में देखने को भी मिलता है। एक पॉइंट तो हर डेमोक्रेसी में है, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और रेगुलर इलेक्शंस आप कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो हर जगह है, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस मामले में तो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये चीजें हैं। लेकिन जब बात आती है इंफॉर्मेशन को सिटीजन्स के साथ शेयर करने की, तो वो चीजें अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं सो दैट इज नॉट सो गुड। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स। ठीक है, ऑल्दो दे आर बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम, स्टिल बहुत सारी आप एक तरह से कहीं इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख दिया जाता है। बहुत लॉज के बेसिस पे ये कह दिया जाता है कि ये चीजें जनता के सामने रखना सही नहीं है। बहुत से रीजंस दे दिए जाते हैं। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिटीजन्स के साथ शेयर नहीं की जाती। ठीक है, बहुत लिमिटेड ही उनको आउट की जाती है। ऑल्दो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, बट स्टिल सबके पास इक्वल राइट नहीं होता इलेक्शन कंटेस्ट करने का। पावर आप देखें, पावर्स का यूज किया जाता है, मनी पावर का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल जरूर होता है। हर एक के पास इक्वल आप कहें चांस नहीं होता पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री से एक और चीज एक्सपेक्ट की जाती है। 3 एक्सपेक्टेशंस तो हमने पहले देखी। फर्स्ट इज फ्री ऑफ करप्शन। अब इस जब की बात करते हैं तो इट इज वेरी मच एविडेंट कि डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर इंडिया की ही बात करें तो करप्शन तो ऑन अ लार्ज स्केल देखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि करप्शन इज नॉट प्रेजेंट देयर, ऑल्दो द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट सो इंप्रेसिव ऑन अकाउंट ऑफ करप्शन की बात कर ले या फिर बात कर ले इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इन दोनों एक्सपेक्टेशंस में पहले की रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेसी, उन सब में तो आउटकम बेटर है। बट जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग की या बात करते हैं करप्शन की, तो इन दोनों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का जो आउटकम है दैट इज नॉट गुड। ठीक है, रोज ये न्यूज देखने को मिलती है कि करप्शन बहुत लार्ज स्केल पे फैला गया है। बट अगर हम कंपेयर करें तो नॉन डेमोक्रेसी कंट्री भी कुछ लेस करप्ट नहीं है, वहां पे भी इक्वल ही करप्शन देखने को मिलती है। तो ये एक एक्सपेक्ट ऐसा हो जाता है जो हमें कहता है कि ठीक है, डेमोक्रेसी कंट्री फिर भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से, गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि ऑल दो वहां पे करप्शन है, नॉन डेमोक्रेटिक में भी करप्शन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ऑल दो कुछ इंफॉर्मेशन तो शेयर हो रही है डेमोक्रेसी में। ठीक है, अथॉरिटेरियन में तो बिल्कुल भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। और लेजिटिमेसी की बात करें, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें, तो वो डेमोक्रेसी कंट्री जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेहतर होती है एज कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक। ठीक है, क्योंकि लोगों से पूछा जाए तो लोग एक ही कहते हैं कि वो यही चाहते हैं कि उनको रूल करने वाला जो पर्सन हो वो उन्हीं के द्वारा चुना जाए, और डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है। इस चैप्टर में हमारा मकसद यही है कि हमने ये देखना है कि डेमोक्रेसी क्या वो प्रोवाइड करने में कामयाब रही है जो उससे उम्मीद की गई थी, और क्या डेमोक्रेसी सच में एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और क्यों है। तो आपको ना बहुत बैलेंस्ड आंसर देना होता है, आपको सिर्फ उसके पॉजिटिव नहीं उसके नेगेटिव्स की तरफ भी देखना होता है। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी में नेगेटिव्स भी हैं भाई। कभी आप जब नेता को चुनते हैं तो ऐसा नहीं है आपने सही ही चुन लिया। डेमोक्रेसी आपको सिर्फ एक कंडीशन दे रही है। अब आपको अपनी पर्सनल नीड्स के बेस पे लीडर नहीं चुनना है, आपको देश का भी सोचना है। आपको
एक पर्टिकुलर पार्टी कह रही है फ्री बिजली, फ्री पानी दे देंगे आपको, स्कूटीज दे देंगे आपको, फोन्स दे देंगे आपको, लैपटॉप्स दे देंगे। आप सिर्फ ये देख के वोट नहीं दे सकते, आपको ये भी देखना है कि पर्टिकुलर पार्टीज आपके देश के लिए क्या करेगी, एज अ होल क्या करेगी। तो डेमोक्रेसी आपको चांस दे रही है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, पर आप उस रिप्रेजेंटेटिव को किस बेस पे चुनते हैं, दैट इज अप टू यू। तो एट द एंड सिटीजन्स ही डिसाइड करते हैं फ्यूचर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की बात करें इन द टर्म्स ऑफ आउटकम्स की, तो इन दोनों में तो उनका रिजल्ट इज नॉट गुड, बट स्टिल नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये बेटर है। नेक्स्ट कंपैरिजन जो हम करेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में कि अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जब हम कंपैरिजन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्या है। तो अगर हम वर्ल्ड का सिनेरियो लें और उसको कंपेयर करें तो ये देखा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ज्यादा डेवलप होती है क्योंकि हमने देखा कि वो डिसीजन जल्दी ले लेती हैं। अगर उनको किसी बिजनेस, किसी ट्रेड, किसी एक्सपोर्ट के रिलेटेड डिसीजन लेना है तो उनको ज्यादा की रजामंदी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट देखना है। हाँ, इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें नहीं देखना है कि सोशली उस चीज का कितना इंपैक्ट हो रहा है, किस कम्युनिटी में उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, क्या इन्वायरमेंट में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको सब कुछ देखना है, ठीक। तो इकोनॉमिकली अगर हम कंपेयर करते हैं तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रोथ करती है, ज्यादा डेवलपमेंट करती है। लेकिन स्टिल सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही मैटर नहीं करती है, यहां पे एक और चीज आ जाती है, वो है इनइक्वालिटी की। क्योंकि मकसद सिर्फ ग्रोथ करना नहीं है, मकसद है इंक्लूसिव ग्रोथ का। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, जिसमें आप हर सेक्टर को, हर कम्युनिटी को, हर सिटीजन को साथ लेके ग्रो करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट ग्रो हो रही है, सब इक्वली ग्रो हो रहे हैं और ग्रोथ का जो फायदा है वो सबको मिल रहा है, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, सबको इक्वली मिल रहा है, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं वर्ल्ड में तो आप रिसेंटली जो ऑक्सफोर्ड की भी रिपोर्ट निकली है तो टॉप 1% जो लोग हैं ना वो अराउंड 70% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। क्या गवर्नमेंट की नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी अगर हम बात करें तो द सिनेरियो इज सेम, टॉप 1% जो है वो अराउंड 70% ऑफ वेल्थ जो है उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ग्रोथ की जिस तरह से यहां पे मेंशन किया गया है कि अगर हम ग्रोथ को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1950 टू 2000 जो डिक्टेटरशिप्स और डेमोक्रेसी का, तो डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिली है, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटीज भी ज्यादा देखने को मिली है। रिच हैज बिकम रिचर और पुअर हैज बिकम पुअरर, ठीक है। और डेमोक्रेसी में हम क्या सोचते हैं, हम इंक्लूसिव की तरफ जाते हैं, इंक्लूसिविटी की तरफ जाते हैं कि सबको एक साथ लेके चलना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच रिचर बन रहे हैं और पुअर पुअरर बन रहे हैं। यहाँ पे तो टेबल दिए गए, ठीक है। एक टेबल में ये बताया गया है कि किस तरह से अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री को कंपेयर करें डिक्टेटरशिप कंट्रीज से तो किस तरह का उनका ग्रोथ रहता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ग्रोथ की बात करें दैट इज अराउंड 3.95 और डिक्टेटरशिप रिजीम में 4.42 है। ये डिक्टेटर में है और ये डेमोक्रेसी में। तो साफ दिख रहा है कि डिक्टेटरशिप में भाई ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, ठीक है। बट वहीं पे साथ में हम इनइक्वालिटीज की बात करें ना तो इनइक्वालिटीज भी डिक्टेटरशिप में ज्यादा है, ठीक है। टॉप वाले जैसा मैंने आपको बताया 1% जो है वो 64% जो है आपकी वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं और बेस 40% जो है वो बहुत कम उनमें वेल्थ जो मिल रही है। इनइक्वालिटी भी उतनी ही स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। और डेमोक्रेसी सेटअप में ऑल्दो इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं है बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने का जरूर बेटर है, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कंपैरेटिवली फार कम है, ठीक। और इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को कम करने की बात की जाए तो वहां पे काम भी ज्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप में किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर मोर अवेयर, मोर आप एक तरह से कहें वर्किंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। although they are not appear to be very successful in reducing economic inequality, still they are vigilant towards this and they are working toward that and various schemes as you already know कि हमारे देश में भी बहुत सी स्कीम्स लाई गई हैं। उनका मकसद भी खाली क्या है
ठीक है, सोशल इक्वालिटी को इंश्योर करना, पुअर्स के लिए फ्री राशन दिया जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। आप एमजी नरेगा की बात करें, इस तरह से बहुत सी स्कीम लाई गई हैं। ठीक है, फूड टू ऑल की बात करें, फूड फॉर वर्क की बात करें, हर स्कीम का मकसद यही है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसे कम किया जाए। ठीक है, अभी उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं डेमोक्रेटिक वाले, लेकिन फिर भी काम तो कर रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में वर्क तो हो रहा है। ठीक है, वर्क इज स्टिल गोइंग देयर। तो अगर इस चीज में भी कंपेयर किया जाए तो इट इज बेटर, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रही है तो देयर इज अ चांस कि सिटीजन नेक्स्ट टाइम उन्हें ना चुने और उस रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लाएं जो दोबारा से उन्हें उनकी तरफ इनइक्वालिटी को रेड्यूस करने के लिए काम करें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है डेमोक्रेसी सेटअप का, जो उसके लिए आप एक तरह से के पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। देखिए, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी आप एक तरह से कहें सेम नहीं है, उसमें डाइवर्सिटीज पाई जाती है। हमने प्रीवियस जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं 6 to 10 तक के, वहां हमने डाइवर्सिटीज, डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है। और हमारे देश में तो ऑन अ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी पाई जाती है, और डाइवर्सिटी होगी तो कन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं। और किसी भी सोसाइटी में आप परमानेंटली कन्फ्लिक्ट्स को खत्म नहीं कर सकते। जरूरत किसकी है? टॉलरेंस की, एक्सेप्टेंस की, टॉलरेंस की और एक्सेप्टेंस की, कि दूसरों की नीड्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस से एक्सेप्ट किया जाए, उनकी दूसरे कम्युनिटीज को, रिलीजन को, कास्ट को उसी तरह से एक्सेप्ट किया जाए जिस तरह से खुद की कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, और उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाए उनकी आइडियाज को, वैल्यूज को। ठीक है, दैट कम्स अंडर टॉलरेंस। और डेमोक्रेसी सेटअप इसी चीज को प्रमोट करता है। ठीक है, रिजॉल्व कंफ्लिक्ट को कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं करता, बट इट ओनली हेल्प्स टू, इट डेवलप्स द मैकेनिज्म टू निगोशिएट। ठीक है, मैकेनिज्म्स डेवलप करता है टू निगोशिएट, कि निगोशिएशन के द्वारा, टॉलरेंस के द्वारा जितना भी कन्फ्लिक्ट सोसाइटीज में है उसको कम किया जा सके। और कन्फ्लिक्ट कम होगा तो स्टेबिलिटी सोसाइटी में ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि देयर इट इज अ रूल ऑफ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी का ट्रू सेंस क्या है कि कभी ना कभी हर एक ग्रुप मेजॉरिटी में रहे। सिर्फ ये नहीं है कि ऑल्दो डेमोक्रेसी में वही लीडर जीतता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिससे मैक्सिमम लोग जिसका सपोर्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी रिलीजन है, मेजॉरिटी कास्ट है, वही रूल करेगी। नहीं, उसे सपोर्ट कहीं ना कहीं सभी का चाहिए। और डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर है वो ये है कि हर ग्रुप, हर कम्युनिटी किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी टाइम ऑफ फ्रेम में मेजॉरिटी में रहे। ठीक है, it is necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion, race or linguistic group. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different person and groups may and can form a majority. जैसे आप अगर देखेंगे कोई कानून भी बनाना है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया, तो सिर्फ अपने ही मिनिस्टर्स का सपोर्ट नहीं चाहिए, ओपोजिशन का भी चाहिए। लॉ ऐसे ही नहीं बन सकता। ठीक है, अभी आप देखेंगे रिसेंटली जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। हमेशा सिंगल मेजॉरिटी तो नहीं रहती। अब कोलिशन गवर्नमेंट में आपको सभी पार्टीज को साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो सभी का सपोर्ट होना जरूरी है। कोई भी पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी को सपोर्ट करके या एक कम्युनिटी की बात करके नहीं जीत सकती, उसे सबका सपोर्ट चाहिए। इसीलिए हर कम्युनिटी, हर रिलीजन किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे मेजॉरिटी में रहते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है, डिग्निटी एंड फ्रीडम, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है, अभी तक हमने जो देखा, हमने क्या जाना कि डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है। दो आउटकम में वो कहीं पीछे रहती है, जिसमें आता है करप्शन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। स्टिल वो इन दोनों मैटर्स में भी इट इज फार बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स। बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो वहां भी हमने देखा कि ऑल दो इकोनॉमिक ग्रोथ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पीछे रह जाती हैं, लेकिन फिर भी ये ज्यादा विजिलेंट है, ज्यादा काम कर रही है इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए। ठीक है, और लास्टली हमने ये देखा कि डाइवर्सिटीज जो है उनको अकोमोडेट करने में भी डेमोक्रेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में नहीं देखा जाता।
ठीक है, ये सभी जो फीचर्स हैं ये प्रूव करते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फार बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे 100% तो खरी नहीं उतरी है डेमोक्रेटिक, स्टिल इट इज वॉकिंग टुवर्ड्स इट। ठीक है, डिग्निटी और फ्रीडम की बात करें तो डेमोक्रेसी कंट्री ने विमेंस की और डिफरेंट सेक्शन की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए भी काम किया है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एंड हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें विमेंस की डिग्निटी के लिए या उनके राइट्स के लिए जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में काम किया गया है और उनको इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है कि हर पर्सन को राइट है, चाहे वो डिसएडवांटेज ग्रुप हो, डिस्क्रिमिनेटेड हो, एससीज हो, एसटीज हो, विमेन्स हो, सबके पास इक्वल राइट्स है। और डेमोक्रेसी जो है वो लेजिटिमेट होती है, रूल्स के हिसाब से चलती है, लोगों द्वारा चुनी गई होती है। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो वर्क करती है लोगों के हकों के लिए, लोगों की फ्रीडम के लिए और उनकी डिग्निटी के लिए। वो ये ध्यान रखती है कि कोई भी कानून जो बन रहा है उस कानून में डिसएडवांटेज ग्रुप का भी ध्यान रखा जाए। आप देखेंगे पंचायती राज में पीआरआई में दिया गया है रिजर्वेशन टू विमेन्स, एसटीज को भी है, एसटीज को भी है ना, रिजर्वेशन दिया गया है। उसी तरह से आप बाकी स्कीम्स भी देखेंगे, वहां पे पूरा ध्यान रखा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, उसे अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। ये सब चीजें किस लिए? ये सिर्फ डेमोक्रेसी कंट्री में ही पॉसिबल है, क्योंकि वो लेजिटिमेट होने के साथ साथ उनको ये काम करना भी जरूरी है कि सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक जो है वो सब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करता है टू द सिटीजन। किस तरह से? आप सिटीजन ट्रू सेंस में तब कहलाते हैं जब आप अपने हकों का इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ अपनी ड्यूटीज को भी फॉलो करते हैं। देश का नागरिक होने के होने पर आपको कुछ हक तो मिलते ही हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, वो तो आपको मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं जो आपको फुलफिल करने हैं। जब आप कर्तव्यों के साथ साथ अपने हकों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप सिटीजन कहलाते हैं। अगर आप मोनार्की की बात करें ना, या अथॉरिटेरियन रूल की बात करें, नॉर्थ कोरिया का जैसे हमने एग्जांपल लिया था, वहां आप बात करें, आप खुद की मर्जी से हेयर कट भी नहीं ले सकते। तो आप सोचें, जब आपके पास कोई हक ही नहीं है, आपका कोई राइट ही नहीं है, तो किस तरह से आप सिटीजन रहे? आप तो सिर्फ सब्जेक्ट रह गए। जो कानून बन रहा है आपको उसको फॉलो करना है। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप रिप्रेजेंटेटिव अपना चुन नहीं सकते, आप अपना सही गलत नहीं डिसाइड कर सकते, तो आप तो सिर्फ सब्जेक्ट रह गए। जो आप पे थोपा जा रहा है आपको वो फॉलो करना है। आप सिटीजन कब बन रहे हैं? जब आपको हक दिए गए हैं, आप वो हक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे अगर हक छीने जा रहे हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और आपकी आवाज सुनी भी जा रही है, देन यू बिकम अ सिटीजन। तो डेमोक्रेसी एक्चुअल में जो है कन्वर्ट करती है पर्संस को फ्रॉम अ सब्जेक्ट टू अ सिटीजन इन अ ट्रू सेंस। तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है, वो किस तरह की गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। ऑल्दो अपने जो वो प्रॉमिस करती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का, उतनी एक्यूरेट गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। स्टिल इट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स विच आर प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमने इस चीज को एक तरह से कहीं कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। पूरे बैलेंस्ड अप्रोच में हमने नेगेटिव्स भी देखे डेमोक्रेसी के, हमने पॉजिटिव भी देखे। ठीक है, और लास्ट में एक पॉजिटिव नोट पे जो है आपको आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने होते हैं, और लास्ट में जब आपको कंक्लूजन करना होता है तो आपको पॉजिटिव नोट पे करना होता है। तो पॉजिटिव नोट पे यही किया कि वो फार बेटर देन है, क्योंकि इसमें स्पेस है मिस्टेक्स को करेक्ट करने की, लोगों को अपनी बात रखने की, डिसीजन मेक में इन्वॉल्व करने की। सो डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसके साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ अवर क्लास 10th वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th, और 2 क्लासेस हमारी रह गई हैं, क्लास 11th एंड क्लास 10th, और उसके साथ फिर हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।